हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं वो सवाल यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे फिजिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में टोटल 30 सवाल जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 30 सवाल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी सवाल आपको आते होंगे, लेकिन आपके दिल की तस्कीर यहाँ पे हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं आपको और वीडियो लाता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट खास वीडियो है, खास क्वेश्चन है, जो पक्का उम्मीद है कि इससे बहुत सारा सवाल एग्जाम में आ चुका है और आएगा भी, ठीक है। ये दावा है मेरा। तो चलो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके कमेंट करेंगे, या तो फिर आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 30 में कितना सही हुआ। ओके, गो फास्ट। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, ठीक है। उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है, यानी कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी। क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, है ना। तो 1/f, f कितना है 50 सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर। और आपको पता है पावर जो होता है, जो क्षमता होता है, वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। और डायोप्टर होता है मीटर। डायोप्टर किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है डायोप्टर को। तो इस सेंटीमीटर जो है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तभी तो सेंटीमीटर मीटर में बदलेगा। तो जब 100 से जब भाग करोगे तो ये 100 चला जाता है ऊपर, है ना, चला जाता है ना। तो 100 चला जाएगा ऊपर, 50 तो रहेगा नीचे, 50 दूना 100। अब आ गया 2 हमारा, 2 डायोप्टर, ठीक है। अब देखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो 5 तो होगा नहीं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं जी। अगला बोलता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखो सवाल आपको याद है, लेकिन ऐसा ही सवाल आने वाला बच्चे, ऐसे ही सवाल, मैं तो बोलता हूँ हमेशा रिवीजन करो, ऐसे ही सवाल आने वाला है। साइड मिरर जो गाड़ी के साइड में लगा रहता है ड्राइवर के पास, जो पीछे के सीन को देखता है, तो उसमें कौन सा लेंस रहता है, दर्पण रहता है। देखो इसमें ऑप्शन बताना है, लेंस रहता है कि दर्पण रहता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म, तो उसमें रहता है उत्तल दर्पण। क्या रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी मैं बता चुका हूं, इनमें से कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी। तो इसमें जो उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सेम इसी तरह से लेंस में अगर आ जाते हैं तो लेंस में भी उसी तरह होता है। अवतल अगर लेंस है तो अवतल लेंस में भी ऋणात्मक, और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में पॉजिटिव, यानी कि लेंस में भी सेम। उत्तल दर्पण में पॉजिटिव तो उत्तल लेंस में भी पॉजिटिव, ठीक है। अवतल दर्पण में ऋणात्मक तो अवतल लेंस में भी ऋणात्मक, ये बात याद रखें। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला बोलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है ना। दोनों सवाल में से किसी एक तरीके से सवाल आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या इसका आंसर होगा, ए होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, सवाल कभी ये है क्या, अगर इसको तोड़ते हो तो कितना जीरो, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़, ऐसो देख 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 30 करोड़ मीटर, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। अब कभी कभी मीटर के यहाँ पे किलोमीटर कर देता है, तो पता है जब किलोमीटर करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो किलोमीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करता है ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो तो कट जाएगा, ठीक है। तो 3 जीरो जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 ही बचेगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, बोलता है लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, बहुत बड़ा सवाल में आ चुका है। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है, 2 1 3। तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होती है, कितनी, 2 मुख्य, और दर्पण में सिर्फ 1 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है। इनमें से उत्तम ऊर्जा मतलब सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत है बायोमास। क्या होगा इसका आंसर, 6 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोमास जो है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या बोलता है,
बोलता क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। यानी कि इस ऑप्शन में देखें और आपको पता चलेगा कि कौन सा इनमें से है जिसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे तो पहले कोयला का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, बायोगैस का भी इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी तो सब घर घर करते हैं ना, ये सीएनजी का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए है, यानी कि सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं करते खाना बनाने में, बल्कि ये गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मोटर गाड़ी में। चलिए अगला सवाल बोलता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं लघुपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। यानी कि सिंपल सी बात है जी, शॉर्ट सर्किट कब करता है, तो आपको पता हो जब वोल्टेज बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है वोल्टेज, तब शॉर्ट सर्किट कर जाता है। बहुत कम हो जाता है, मतलब विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो बहुत अधिक जब बढ़ जाता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनकी जितना उसको सहने की क्षमता है उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है वोल्टेज, विद्युत धारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघुपथ हो जाएगा, लघुपथन बोलते हैं इसको। चलिए अगला सवाल बोलता है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। किस ओर, उत्तर की ओर, किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरीमुखी। तो ये प्रश्न बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा ऊपरीमुखी। क्या होगा, ऊपरीमुखी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं विद्युत फ्यूज आधारित है। फ्यूज जो इस्तेमाल करते हैं ना घर में लगा होता है फ्यूज, वो विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो विद्युत फ्यूज जो आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, किस पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किसमें, भूतार में यानी कि जमीन वाला तार में, उदासीन तार में, या विद्युन्मय तार में, या ठंडा तार में। विद्युतमय होना चाहिए, विद्युतमय तार में। तो विद्युत फ्यूज जो किसमें जोड़ा जाता है, विद्युत फ्यूज जो घर में जोड़ते हैं वो फ्यूज को जोड़ाता है विद्युन्मय यानी कि विद्युत वाला जो तार होता है ना, जो बिजली करंट वाला होता है, उसी तार में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बोलता है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया था। बहुत बार सवाल पढ़े और बंदा कंफ्यूजन भी होता है कि विद्युत जनित्र जो होता है जिसको जनरेटर बोलते हैं ना, जनरेटर, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। सवाल क्या बोलता है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 100 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती यानी कि एसी धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। क्या होगा इसका आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण की खोज किसी की, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसी की, हालांकि प्रेरण हो जाए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, आंसर क्या होगा, फैराडे ने। क्या होगा, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, यानी कि इसका आंसर ए होगा। अब विद्युत चुंबकीय प्रभाव बोलेगा तो उसका हो जाता है ऑस्ट्रेड, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है कि क्या बोलता है हमें, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है। इससे पता ये सवाल से एक बात तो पता चल रही, तो जनित्र होता है वो एसी भी रहता है और डीसी, दो जनित्र दो टाइप से का होता है, एक एसी भी और डीसी भी। तो मूलभूत अंतर क्या है, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसमें मूलभूत का अंतर है ऑप्शन डी, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी में क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो जाने हमारे घर में जो विद्युत सप्लाई होती है वो डीसी नहीं, डिस्क धारा नहीं, बल्कि एसी होता है, एसी प्रत्यावर्ती धारा।
अब इन दोनों पे ऑप्शन डिपेंड है। तो 12 वोल्ट का तो खाली एक तो बल्ब जलता है, तो इतने कम से नहीं चलेगा। 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, जो हमारे घर में जो बिजली करंट आता है जो है ना तार से, क्या आंसर होगा? सी होगा। अगर बोलते हैं विद्युत आवेश का SI मात्रक, देखो SI मात्रक एकदम ईजी से याद करना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ SI मात्रक रहेगा, तो वक्त नहीं मिल पा रहा। आप तो यहाँ तक सारा कुछ तो याद ही कर पा रहे हो, लेकिन देखेंगे वक्त मिलेगा तो बना देंगे। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कुलाम। तो आपको पता है विद्युत आवेश का SI मात्रक कुलाम क्या है? कुलाम है, ठीक है। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का। ओम जो है प्रतिरोध का SI मात्रक है। अब वोल्ट जो देख रहे हैं विभवांतर का SI मात्रक, किसका है? विभवांतर का। SI मात्रक आपको याद भी होना चाहिए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ये भी पता आपको है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है कार्य का मात्रक। इस तरह से आप याद रखें। अगला सवाल पढ़ते हैं। ओम का नियम निहित है, मतलब कि इसमें कौन है? ओम का नियम निहित है, मतलब इसमें से कौन? तो ऑप्शन देखिए, एक तो जानते V बराबर IR होता है, V बराबर देखते V बराबर IR है, नहीं है ना? तो एक I फॉर्मूला होता है V बटा R। देखो I तो करेंगे तो R चला जाएगा नीचे, तो V बटा R, यानी कि यही है। निहित है कि मतलब इसमें कौन है, ठीक है। उल्टा यहाँ पे मतलब समझना है इसको। तो ये शब्द समझिए, निहित मतलब ऐसे ना मत समझिए कि इसमें से कौन नहीं है। तो ऐसे भी देखिए, ये तो कभी होता नहीं है, ये भी कभी होता नहीं। तो जब ये नहीं होता तो ऑप्शन हमारा B ही यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल बोलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर। और अगर एक बोलते एक कूलाम पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए एक कूलाम पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलाम पर, ठीक है। तो याद रखेंगे इस सवाल को, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए जो हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में, है ना। तो आपको जानना है नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, जिसमें कौन कौन से धातु मिलकर बना? निकेल, क्रोमियम, नाइट्रोजन कार्बन, निकेल कार्बन, नाइलॉन और क्रोमियम। तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम नाम का तत्व पाया जाता है, निकेल और क्रोमियम, ठीक है। तो 22वां सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण कौन है? बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। चालक किसको कहते हैं? जिससे विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाती है, जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसको बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। और जिससे प्रवाहित नहीं हो तो उसको बोलते हैं अचालक, ठीक है। और तो यहाँ पे चालक को सुचालक भी बोलते हैं, ठीक है, और अचालक को कुचालक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो चालक बोल रहा, कभी कभी सवाल आ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक कौन है, ऐसे भी आ सकता है। चांदी जो है सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल बोलता है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि जो चालक होता है, जो जैसे कि कोई विद्युत का कोई चीज है, सामान है, चालक है, पदार्थ है, उस पदार्थ का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, यानी कि पदार्थ लंबा होगा, बिल्कुल सही बात। अगर पदार्थ जितना लंबा होगा चालक, उतना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जितना शॉर्ट, अगर मान लीजिए मेरा घर यहाँ, बिजली यहाँ से आ रही है, मेरा घर यहाँ पे है, तो यहाँ से तक आ जाएगा। लेकिन आपका घर मान लीजिए इधर है पीछे, और तो आपको घर में करंट जाने में थोड़ा सा स्लो होगा, जितना पीछे रहेगा उसका और पीछे रहेगा तो वोल्टेज कमते जाएगा, ठीक है। तो लंबाई बढ़ने पे वोल्टेज भी कम जाता है, प्रतिरोध क्या होता है? जब जैसे लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है। चालक के अनुपस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मेरा घर में इतना मोटा तार लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रतिरोध आराम से यहाँ पे प्रतिरोध का रुकावट नहीं करेगा। अगर आपके घर में पतला वाला तार लगा हुआ है तो आपको घर में प्रतिरोध ज़्यादा होगा और जल्दी से मतलब वोल्टेज कम रहेगा। चालक की प्रकृति पे, तो चालक की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि चालक तांबा है कि सोना है कि चांदी है, एल्युमिनियम है, कैसा है। तो इसका मतलब इनमें से सभी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला सवाल बोलता है निम्न से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? शक्ति को निरूपित करता है। एक फार्मूला होता है P बराबर W/T, एक फार्मूला ये होता है ना, W/T। कभी कोई W को बोलता है जूल प्रति सेकंड भी बोलता है, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला P बराबर VI, ये भी फार्मूला मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे इस तरह से, अच्छा एक फार्मूला जानते हैं V बराबर IR, जानते हैं V बराबर IR ओम के नियम से। तो इस V के स्थान पे इस V का वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे IR।
तो आई पहले से आई लिखा हुआ है आई, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो मिल रहा है देखो P बराबर आई स्क्वायर है कहीं पे, आई स्क्वायर यही भी तो मिल रहा है, ऑप्शन हमारा क्या होगा ए होगा, ठीक है। बाकी ये सब आई आर स्क्वायर नहीं होता, देखो आई स्क्वायर आर होता है ना। तो क्या पता चला 25 का आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल बोलता है 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जब भी ऐसा लिखता है ना मानक रूप में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है मानक रूप में। एक्चुअली में इसका होता है क्या ना 36 पर 5 0 1 2 3 4 5 इतना होता है रियल में, अगर ये देखा जाए तो ये होता है। इसको मानक रूप में बदल दिया, मानक रूप में कैसे बदलता है 36 लिख दिए और कितना 0 5 0 तो 10 पर पावर 5 जूल। लेकिन मानक रूप में बदलना है ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो देखो 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जब काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10 और 10 कट जाएगा तो 36। तो हम इसको मानक रूप में बदलने के लिए 3.6 इंटू 10 लिख देते हैं और 10 पर पावर 5 जूल। 3.6 इंटू 10 पर पावर कितना जूल हो गया, 1 जूल यहाँ पे, मतलब 1 10 यहाँ पे 5 10 यहाँ पे, कितना 10 6 10, यानी कि आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन क्या है इसका, ए सही है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। मानव नेत्र विद्युत वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र वस्तु पर का प्रतिबिंब में से किस भाग पर पड़ता है, यानी कि प्रतिबिंब जो फोटो बनता है आपके आंख पर नेत्र पर वो किस भाग पे बनता है, कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पे, पुतली पे, तो बनता है रेटिना पे, है ना। रेटिना पर मानव नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है किस पर, रेटिना पर। चलिए अगला सवाल बोलते हैं जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, मतलब कौन सा दोष होता है वो आपको बताना है। तो जो नेत्र निकट को साफ साफ नहीं दिख रहा तो इसको जस्ट उल्टा समझ लेना, जब निकट को नहीं दिखेगा तो समझ लो उसको दूर दृष्टि दोष, मतलब कि दूर का दिख रहा नजदीक का नहीं दिख रहा। और निकट में क्या होता है कि निकट का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे 2 सवाल और बच गया है, उनको कर लेते हैं फटाफट। सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि ये बोलता है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है, सामान्य नेत्र के लिए, यानी कि जब नेत्र सामान्य हो, जब सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं नेत्र पे है, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी, क्या बोल रहा न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी कितनी है, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी कि जिसका आंख खराब नहीं है ना, जिसका ना तो लेंस लगा हुआ है, ना तो उत्तल, ना तो ई, ना तो निकट, ना तो दीर्घ दृष्टि दोष है, तो वो ना एकदम सामने से अगर 25 सेंटीमीटर दूर पे कोई वस्तु रखा हुआ रहेगा तो क्लियर दिखेगा, और जैसे ही 25 के सामने लाइएगा तो उसको धुंधला टाइप का दिखने लगेगा, तो वो सही नहीं, 25 तक एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और अगर बोलता कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी अधिकतम, बोलता अधिकतम, तो जितना मर्जी उतना दूर देख लो, यहाँ से मुंबई देखना चाहते हो मुंबई देख लो, है ना, तो अधिकतम दिखेगा। लेकिन जितना दिखेगा खाली रहेगा साफ तो अधिकतम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधा रहने के कारण आपको दिख नहीं पाता, पहाड़ है तो दिख नहीं पाता, लेकिन उम्मीद है जब यहाँ से चांद को देख लेते हैं, कितना ऊपर चांद है ना, यहाँ से चांद को देख लेते हैं, चांद मुंबई से तो दूर चांद नहीं है, सूरज को देख लेते हैं, सूरज मुंबई से तो दूर नहीं है, लेकिन मुंबई को नहीं देखने के कारण सिर्फ एक कि बीच में घर है, पहाड़ है, पेड़ वगैरह, इसलिए, ठीक है। तो सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी एकदम जितना मर्जी उतना दूर देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस वर्ण में अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य में देखा जाए तो लाल रंग एकदम पॉजिटिव है, ज़्यादा है, और तरंगदैर्घ्य में बैगनी जो है नेगेटिव है। लेकिन अगर विचलन की बात की जाए, विचलन, तो विचलन का जो लाल रंग सबसे ज़्यादा है, और इसमें जो विचलन की बात की जाए तो इसमें विचलन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण जो है रेलवे सिग्नल में रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कभी कभी ठंडा में कोहरा वगैरह लग जाता है ना, तो वो लाइट मतलब लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य इतना काफ़ी होता है, मतलब फैलता नहीं, छितराता नहीं है, वो ट्रेन वाला जो चालक होता है ड्राइवर, पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे रेड लाइट ऑन है, कुछ खतरा है, रुक जाओ, है ना। इसीलिए रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। आप सड़कों में भी इस्तेमाल करता है, चौराहा पे भी इस्तेमाल करता है, चौराहा पे, गाड़ी में देखिए, गाड़ी में जो रहता है पीछे लगा होता है ताकि कुहासम भी कुहरम भी वो जलते रहता है तो पता चलता है। तो रेड लाइट का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 30 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं था जो आप नहीं जानते थे, बस मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं आपको आईना दिखाना चाह रहा था कि ये 30 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के आपको सवाल चाहिए, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी लेसन का सवाल चाहिए इस तरह से, तो मैं आपको लाऊंगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सुबह 9 बजे एकदम वीडियो मिल जाती है, ठीक है। सुबह 6 बजे क्लास चल रही, फिलहाल 9 बजे चल रही क्लास, 12 बजे दिन में क्लास चल रही है, और 3 बजे दिन में क्लास चल रही है, 9 बजे रात को क्लास चल रही है मैथ क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 6:30 बजे शाम को
रिवीजन मतलब रिवीजन क्लास चलती है, ठीक है। ये 6:30 बजे शाम को, और ये 9 बजे सुबह में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाता है। 12 बजे दिन में जो है ये मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 बजे डेली डेली डेली, ठीक है। तो इस तरह से क्लासेस चल रही, आप ज्वाइन हो जाइए पहली बार आए तो। और जो लाइक वाइक नहीं कर, लाइक वाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।